गाइस आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12th के सभी इम्पोर्टेंट फार्मूला को देखने वाले हैं मैथ के। और इसमें हमने दूसरे चैप्टर से शुरू किया है क्योंकि पहले चैप्टर जो है उसमें कुछ फार्मूले हैं नहीं, उसमें जब आप पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा, कुछ उसमें फार्मूलों की बात नहीं है। तो बात है तो दूसरे चैप्टर से, तो दूसरा चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो उसके सूत्र आपको देखना है कि जब भी आपको कहीं पर साइन इनवर्स 1/x लिखा हो तो आप इसको कॉसेक इनवर्स x लिख सकते हो। यानी कि 1/x को x लिखना है और साइन का उल्टा क्या होता है कॉस, ये तो आपको पता होगा। कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, टैन का उल्टा क्या होता है कॉट। बस 1/x को इधर x कर देना है। अब यहाँ कॉसेक का उल्टा क्या होता है साइन, तो साइन लिख लिया। अब इसके बाद में 1/x से 1/x का उल्टा कर देंगे तो x हो जाएगा। सेक इनवर्स 1/x लिखा है तो सेक का उल्टा क्या होता है कॉस, और 1/x को क्या कर सकते हैं ऊपर कर देंगे। यहाँ पर भी 1/x को x लिख दिया और कॉट को टैन लिख दिया, क्योंकि ये आपस में उल्टे होते हैं। तो ये आपको 6 फार्मूला समझ में आए होंगे कि साइन इनवर्स 1/x को ये लिख सकते हैं, और ये आपको 6 फार्मूला। इसके बाद में देखो साइन इनवर्स माइनस का x अगर कहीं पर लिखा मिल जाए तो आप क्या करना, माइनस को बाहर निकालना और साइन इनवर्स x को ऐसे का ऐसे लिख देना। फिर है टैन इनवर्स माइनस x की बात, तो माइनस का बाहर करना और इसके बाद में टैन इनवर्स x को लिख देना है। कॉस में भी वही करना है, कॉसेक इनवर्स माइनस x लिखा हो तो माइनस का कॉसेक इनवर्स x लिख सकते हैं। ये देखो साइन टैन और कॉसेक आपस में दोस्त हैं, तो इसमें तीनों में बाहर माइनस आ जाता है, और कॉस सेक और टैन जो है इनमें अगर माइनस अंदर है, माइनस का x है, तो आप इनको बाहर तो माइनस लाओगे लेकिन इनके पहले पाई भी लगाओगे। तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स को क्या लिखेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स माइनस एक्स को क्या लिखेंगे, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। उसी प्रकार कॉट इनवर्स माइनस एक्स को क्या लिखेंगे, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। साइन टैन और कॉसेक है अगर, तो उसमें माइनस बाहर कर देना है। अगर कॉस सेक कॉट है तो उसमें पाई के बाद में माइनस करके कॉस इनवर्स सेक इनवर्स कॉट इनवर्स एक्स लिखना है। अब इसके बाद में हमारा आता है कि ये देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स को क्या, दोनों का जो योग होता है वो पाई/2 होता है, यानी कि 90 डिग्री के बराबर होता है। आप जितने भी ये फार्मूला पढ़ रहे हो ये आपके पेपर में ज़रूर काम आएंगे, तो इनको आप बहुत ध्यान से पढ़ना, ये बहुत ज़रूरी फार्मूला है। देखो टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स होता है पाई/2। उसी प्रकार कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स क्या होता है पाई/2। साइन और कॉस को जोड़ने पर, इनवर्स के जोड़ने पर पाई/2 होता है, टैन कॉट के पाई/2 होता है, कॉसेक सेक को जोड़ने पर पाई/2 होता है। और यहाँ पर देखो टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई का फार्मूला, ये तो बहुत ज़्यादा आता है आपके पेपर में, इस पर सवाल आते हैं। तो टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई इक्वल टू होता है टैन इनवर्स, प्लस लगा है तो ऊपर लगाओ प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब देखो ये फार्मूला हम लोगों का उसी तरह है, टैन एक्स प्लस टैन हम लोगों का उसकी तरह है। टैन एक्स प्लस वाई का जो फार्मूला होता है हमारा, देखो अब टैन एक्स प्लस वाई का आपने फार्मूला पढ़ा होगा, टैन एक्स प्लस टैन वाई अपॉन 1 माइनस टैन एक्स वाई होता था। बस यहाँ पर क्या है कि जहाँ पर टैन इनवर्स एक्स टैन एक्स होता था वहाँ केवल एक्स है, जहाँ टैन वाई होता था वहाँ केवल वाई है, और जहाँ केवल टैन एक्स होता था वहाँ एक्स है, और जहाँ टैन वाई होता था वहाँ वाई है। चिन्ह भी माइनस का वही है। उसी प्रकार देखो टैन इनवर्स माइनस का एक्स टैन इनवर्स एक्स माइनस का टैन इनवर्स वाई इक्वल टू होता है टैन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये भी फार्मूला किसी प्रकार से है, ये उस प्रकार से टैन एक्स माइनस वाई का फार्मूला होता है टैन एक्स, यहाँ पर होता था टैन एक्स माइनस टैन वाई अपॉन 1 प्लस टैन एक्स टैन वाई। तो यहाँ पर इन्वर्स वाला है तो ये अलग अलग हो गए, ये आगे आ गया, तो ये आपको याद रखना है, ठीक। इसके बाद में 2 टैन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, 2 टैन इनवर्स एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
और 2 tan इनवर्स x बराबर ये भी होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x बराबर ये भी होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये 2 tan इनवर्स x के 3 फार्मूले होते हैं। ये आपस में भी देखो बराबर हैं तीनों, यानी कि 4 कुल। तो ये चारों आपस में बराबर होते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखो हमारा तीसरा चैप्टर है आव्यूह और चौथा है सारणिक। आव्यूह में जो आपके हैं वो आपका आव्यूह में ज़्यादा वो नहीं है फार्मूले, सारणिक में ज़्यादा फार्मूले हैं। देखो सारणिक में क्या है कि सारणिक में आपको 3 पॉइंट देगा, यानी कि कोई पॉइंट देगा 1,2, 2,3 ऐसे करके आपको 3 पॉइंट देगा। यहाँ पर देखो हमने नाम दे दिया है x1, y1, x2, y2, x3, y3। तो आपको उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कहेगा। तो आप क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, उसके लिए सूत्र होता है क्षेत्रफल के लिए, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 x1, x2, x3, यानी कि इसके आगे वाला, इसके आगे वाला और इसके आगे वाला पूरा ऐसे आपको लिख लेना है। फिर इसके बाद में क्या है y1, y2, y3 को क्या करना है y1, y2, y3 ऐसे दूसरे कॉलम में लिख लेना है। फिर इसके बाद में 1, 1, 1 लिख लेना है। और इसके बाद में जब आप इसको हल करके मान निकालोगे तो आपका जो उत्तर आएगा वो आपका क्षेत्रफल होगा। तो इस प्रकार से आप क्षेत्रफल निकाल सकते हो। आप देखो यहाँ पर जो दूसरा नंबर है इसमें आप देखोगे कि आपको यहाँ पर कहेगा व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करने के लिए। क्या कहेगा, व्युत्क्रम आव्यूह। जब भी आपको व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करने के लिए कहे तो उसके लिए ट्रिक होती है कि आप उसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालो। एडजॉइंट ऑफ ए का क्या मतलब होता है, सैकंडज। सैकंडज आपने पढ़ा होगा कि सैकंडज ए का सैकंडज निकालो और उसमें ए के परिमाण का निकाल करके आप भाग कर दो, मतलब उसके सारणिक का मान, ये सारणिक का चिन्ह है, उस सारणिक का मान निकाल करके उसमें भाग कर दो एडजॉइंट ऑफ ए में, यानी कि सैकंडज ए के सैकंडज में, तो आपका ए इन्वर्स आ जाएगा। जब आप आव्यूह में पढ़े होगे कि उसमें लंबी विधि से निकाला जाता था उसका किसी का व्युत्क्रमणीय आव्यूह, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है कि एडजॉइंट ऑफ ए निकालिए आप और उसके बाद में ए का सारणिक निकालिए और भाग कर दीजिए, आपका उसका आव्यूह वो आ जाएगा व्युत्क्रम आव्यूह। और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें आपका वो नहीं निकलेगा, क्या, व्युत्क्रम। कब नहीं निकलता है, जब आप ए का सारणिक का मान निकालोगे, ए के सारणिक का जब मान निकालोगे अगर वो 0 आ जाए, अगर वो 0 के बराबर आ जाएगा तो आपका उसका मान कभी नहीं निकलेगा, मतलब उसका व्युत्क्रम आव्यूह का कोई अस्तित्व नहीं होगा। अब इसके बाद में तीसरा नंबर देखो, आपको कोई 3 समीकरण दे देगा, 3 समीकरण दे देगा जिसमें 3 वैल्यू होंगी x, y, z। यहाँ पर भी x, y, z, यहाँ पर भी x, y, z। यहाँ पर a1, b1, c1 बराबर d1 और ये दे देगा, 3 समीकरण देगा, ठीक है। तो इसके बाद में आपको क्या करना है, a1, a2, a3 को लिखना है। a बराबर मान लेना है a1, a2, a3 और यहाँ पर b1, b2, b3 और c1, c2, c3। इस आव्यूह के अंदर आपको ए बराबर ये लिखना है। बी बराबर आप क्या मानोगे, बी बराबर आपको ये मान लेना है पूरा d1, d2, d3, d1, d2, d3 मान लिया। इसके बाद में आप क्या करना है, एक यक्स मान लेना। यक्स बराबर क्या मानोगे, यक्स वाई जेड, तो यक्स वाई जेड मान लिया, ठीक। अब इसके बाद में क्या करना है, आपको यक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी का फार्मूला लगाना है। यक्स की जगह आप क्या लिखोगे, ये वाली चीज़ यहाँ पर ये लिख देना। ए इनवर्स की जगह क्या लिखोगे, इसका इन्वर्स निकालना। इन्वर्स निकालने की भी ट्रिक बताई थी कि इस तरह से आप इन्वर्स निकाल सकते हो। इन्वर्स निकालने के बाद में ए इन्वर्स की जगह मान रखना। आप बी की जगह क्या रखोगे, बी की जगह इसका मान रख देना जो बराबर में इधर की तरफ हो। तो उसको आप जब रख दोगे, हल करोगे तो आपके 3 वैल्यू आ जाएंगे, कुछ इस प्रकार से आ जाएंगे 1, 2, 3 ऐसे लाइन वार से आएंगे। तो आप तुलना कर देना, ऊपर वाले की तुलना ऊपर वाले से, तो एक्स का मान 1, वाई का मान 2, जेड का मान 3, तो इस प्रकार से तुलना करके आप मान निकाल लेना। इसके बाद में चौथा नंबर देखो, ये आपके सारणी के कुछ गुणधर्म हैं। क्या दिया गया है, यदि सारणी की सभी पंक्तियों को स्तंभों में या सभी स्तंभों को पंक्तियों में बदल दें तो सारणी का मान नहीं बदलता है। जैसे सारणिक या हमने लिखा है तो आव्यूह है, आप इसको समझ लेना कि ये हमने सारणिक का चिन्ह लगाया है, बस इतना समझ लेना। फिर आप इस नियम को समझिए। देखो जितने भी हमारे रो हैं, मतलब कॉलम है, कॉलम को क्या करना है, ये जो कॉलम है पहले कॉलम को पहली रो में बदल देना है और इसको उठा करके दूसरे कॉलम को दूसरी रो में कर देना है, तीसरे कॉलम को तीसरी रो में कर देना है।
तो जब आप ये करोगे तो सारणी का के कुछ नहीं बदलेगा, जो मान अभी आ रहा है वो बाद में भी आएगा। ये हमारा पहला नियम कह रहा है। इसके बाद में दूसरा नियम क्या कह रहा है, यदि हम दो पंक्तियों या स्तंभों को परस्पर बदल दें तो सारणी का चिन्ह बदल जाता है। जैसे कि देखो, मान लो ये दो स्तंभ हैं, जैसे पहला स्तंभ ये दूसरा स्तंभ, क्या करना है, दूसरे स्तंभ को पहले स्तंभ की जगह लिख दो, पहले स्तंभ को दूसरे स्तंभ की जगह लिख दो। अगर आप ये करोगे तो क्या होगा, केवल आपका सारणी का चिन्ह बदलेगा, मान नहीं बदलेगा। जो मान पहले आ रहा था वही मान आएगा, लेकिन अगर मान लो पहले 2 आ रहा था तो अब क्या आएगा, -2। केवल अंतर ये होगा, ठीक है। अब इसके बाद में तीसरा नियम समझो। तीसरा नियम क्या है, यदि सारणी की कोई दो पंक्ति या स्तंभ समान हो तो सारणी का मान 0 होता है। कब 0 होगा, मान लो यहाँ पर जैसे सारणी खुद दी हो आपकी 1 2 3, 1 2 3 यहाँ लिखा है, तो यहाँ पर भी अगर 1 2 3 हो और यहाँ पर क्या 1 1 1 हो मान लो, तो सारणी का चिन्ह लगा है, हमने आव्यूह का लगा दिया यहाँ पर सारणी का, ठीक। तो अगर यहाँ पर ये है, जैसे क्या है, कोई दो पंक्ति या स्तंभ समान हो। देखो यहाँ पर दो स्तंभ समान है, दो स्तंभ, यहाँ पर भी 1 2 3, यहाँ पर भी 1 2 3 है। कोई भी दो स्तंभ समान हो या दो पंक्तियाँ समान हो जाए, यहाँ पर दो पंक्तियाँ अगर समान हो जाए, देखो पंक्तियाँ यहाँ पर समान नहीं है लेकिन स्तंभ समान है, अगर कोई भी अगर दो पंक्ति या दो स्तंभ समान हो तो सारणी का मान 0 होता है। आप सीधा गुणधर्म का लिख करके ये गुणधर्म और बराबर 0 लिख सकते हो, आपको कोई हल करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो इसके आगे नियम, यदि किसी सारणी की कोई पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव 0 हो तो उस सारणी का मान 0 होता है। अगर मान लो ये सारणी दी गई है और इस सारणी के सभी अवयव 0 हो, कोई भी पंक्ति या स्तंभ के, अब देखो यहाँ पर स्तंभ के सभी अवयव हमने 0 कर दिए, तो अब क्या है, यहाँ पर जो सारणी का मान होगा वो 0 हो जाएगा। अब इसके बाद में ये देखो नियम, यदि एक सारणी के एक पंक्ति या स्तंभ के अवयव 2 या अधिक योग के रूप में व्यक्त किए जा सकते हों, जैसे देखो योग के रूप में लिखे हैं यहाँ पर, तब क्या करना है आपको, तब आपको क्या करना है, अलग अलग आप करके लिख सकते हो। मतलब ए सी और ई को इनके साथ करके अलग लिख सकते हो, ए सी ई को अलग करके इनके साथ लिख दिया, और बी डी एफ को अलग करके इनके साथ लिख दिया। तो ये आप लिख सकते हो। इसका ये पूरे अगर नियम को आप पढ़ोगे तो इसका मतलब यही निकलेगा कि अगर कोई दो योग के रूप में देखो लिखा है ए प्लस बी, सी प्लस डी, ई प्लस एफ, तो आप इनको क्या कर सकते हो, अलग अलग करके लिख सकते हो। ए सी ई लिखा, जी आई के लिखा और एच जे यल लिखा, एच जे यल, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी लिख दिया। अब इसके बाद में दोनों के योग के रूप में लिख सकते हैं, प्लस का चिन्ह जरूर लगाना है। अब इसके बाद में 9वां नंबर देखो क्या है कि अगर आप याद रखना कि अगर आपकी किसी का परिवर्त आव्यूह निकाल रहे हो, परिवर्त मतलब उसको रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर रहे हो, तो अगर करने पर अगर दोनों आपस में बराबर हो तो वो सम्मित आव्यूह होता है। देखो कैसे, अब यहाँ पर लिखा 1 2 2 1, अब क्या करो, रो को कॉलम में बदल दो, 1 को 1 लिखा और जो 2 लिखा है 2 को नीचे ले आए तो 2 यहाँ आ गया। अब इस रो को ऊपर ले जाओ, 2 को ऊपर ले गए और 3 वहीं रहेगा, तो बदलने पर देखो पूरा वैसे का वैसे लिखा है, तो हमारा क्या है, सम्मित आव्यूह है। और अगर ए डैश मतलब परिवर्त आव्यूह बराबर माइनस का वो हो स्वयं का आव्यूह, तब वो विषम सम्मित आव्यूह कहलाता है। जैसे कि यहाँ देखो हमने कोई आव्यूह ले लिया है, जब आप इस आव्यूह को बदलोगे रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, तो आपको मान ये आएगा, ठीक, मान आपका ये आएगा और मान आपका ये आएगा, ठीक। अब इसके बाद में इससे हमने माइनस का चिन्ह कॉमन ले लिया, जब हमने माइनस का चिन्ह कॉमन ले लिया तो हमारा मान पहले वाले की तरह आ गया। अब देखो हमने बदला भी, परिवर्त आव्यूह निकाला और परिवर्त आव्यूह माइनस के बराबर है, माइनस के बराबर, अंतर केवल किसका है, देखो मान दोनों तरफ बराबर है लेकिन अंतर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस है, केवल अंतर माइनस और प्लस का है, तो हमारा वो विषम सम्मित आव्यूह होता है, ठीक है। अगर मान लो आपके प्रश्न में आ जाए कि आप सम्मित आव्यूह निकालो, आपको दे दे आव्यूह ये दिया गया है, सम्मित आव्यूह निकालो, तब आप क्या करोगे, ए लिखना प्लस ए डैश कर देना। ए डैश मतलब परिवर्त, परिवर्त मतलब रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करके जोड़ देना और 2 का भाग कर देना,
2 का भाग करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आप कर देना तब भी उत्तर आपका सेम आएगा। अब आप यहाँ पर क्या करना, मान लो विषम सम्मित ज्ञात करना है तो 1/2 a माइनस a डैश करना, तब आपका विषम सम्मित, ये विषम सम्मित के लिए है और ये सम्मित अवयव के लिए। अब देखो सांतत्य तथा अवकलनीयता, 5वें चैप्टर में हम लोग आ चुके हैं। अगर आपको क्या कह दें कि आप सिद्ध करो कि फलन अवकलनीय है या नहीं है, तब आप क्या करोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स माइनस एच माइनस का एफ एक्स अपॉन माइनस का एच लगाना और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेना। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सूत्र क्या होता है, ये होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए ये होता है। अंतर क्या है, केवल अंतर केवल यहाँ पर माइनस और प्लस में है। देखो h के आगे यहाँ पर माइनस लगा है, h के आगे यहाँ पर माइनस लगा है, h के आगे यहाँ पर प्लस और h के आगे यहाँ पर प्लस लगा है, केवल अंतर इतने का है। अब इसके बाद में जब आप इन दोनों के मान निकालोगे, इसके बाद में अगर मान निकालने पर अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव आ जाता है तो हमारा फलन अवकलनीय होता है। अगर आपका बराबर आ जाए तो फलन अवकलनीय है, और अगर बराबर ना आए तो फलन अवकलनीय नहीं है, याद रखना। ठीक, आपको सिद्ध करने के लिए ज़रूर आएगा, पक्का 100% है, ये ज़रूर आएगा ही आएगा, देख लेना। अब इसके बाद में अवकलन से संबंधित, अवकलन के सवाल बहुत कम आते हैं पेपर में, लेकिन फिर भी आपके लिए बता दे रहे हैं कि अगर x की पावर n, ये होता है अवकलन के लिए कि इसका हम अवकलन निकाल लें, उसके ऊपर डैश लगा देते हैं, ये भी सरल तरीका है। या आप d/dx लिख सकते हो और इसके आगे जिसका आप निकाल रहे हो वो लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर डैश का भी प्रयोग कर सकते हैं, ये आप याद रखना। तो x की पावर n का अगर हम लोग अवकलन निकालेंगे तो हमारा होता है n x की पावर n माइनस 1, साइन x का अवकलन cos x का माइनस का साइन x, tan x का सेक स्क्वायर x, सेक x का सेक x इंटू टेन एक्स, कॉट x का माइनस का कॉसेक स्क्वायर x, कॉसेक x का कॉसेक x इंटू कॉट x और यहाँ पर माइनस। देखो अब आपको चिन्ह याद करने का तरीका बता रहे हैं, आप ये तो याद कर सकते हो लेकिन चिन्ह में आपको दिक्कत होगी। चिन्ह में देखो जिसके आगे सी लिखा हो उसमें आता है माइनस, इसमें सी लिखा है तो यहाँ पर क्या है माइनस, इसमें सी नहीं है तो यहाँ पर माइनस नहीं है, इसमें भी सी नहीं है तो इसमें माइनस नहीं है, इसमें भी सी नहीं है तो इसमें भी माइनस नहीं। इसमें देखो पहले सी आ गया, सी वाले का जब हम लोग अवकलन करेंगे तो माइनस आएगा, यहाँ पर भी सी वाले का अवकलन किया तो माइनस का चिन्ह आया, यहाँ पर भी सी वाले का अवकलन किया तो माइनस का चिन्ह आया। तो जिसके आगे सी है उसके आगे हमेशा माइनस का चिन्ह आ रहा है, ये याद करने का तरीका है, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं, ये याद रखना, याद करने के लिए बताया है केवल बस। e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है, a की पावर x का अवकलन a की पावर x log बेस में e और फिर a, log x का अवकलन 1/x। अब देखो साइन x, ये भी अवकलन बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स x का क्या होता है, वही होता है जो साइन इनवर्स x का होता है, केवल अंतर चिन्ह का होता है, यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर माइनस आ गया। अब इसके बाद में tan इनवर्स x का क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स x का क्या होगा, वही होगा जो इसका है tan इनवर्स x का, वही वाला लिख दो और माइनस का यहाँ पर चिन्ह लगा दो। सेक इनवर्स x का क्या होगा 1/mod के अंदर x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। और कॉसेक इनवर्स x का क्या होगा, जो सेक इनवर्स x का होता है वही लिख दिया और माइनस का चिन्ह लगा दिया, बस वही आ गया। अब आप एक चीज़ और याद रखना, आपको कह सकता है कि सिद्ध करो कि फलन जो है वो हमारा संतत है, ये आपको कहेगा। तो आपको क्या करना है कि आपको 2 फलन लेने हैं, एक फलन f(x) और एक फलन g(x). अगर 2 फलन दिए हों, कैसे दिए हों, गुणा के रूप में दिए हों, भाग के रूप में दिए हों, घटाना के रूप में दिए हों, जोड़ के रूप में दिए हों, और आपको कह दे कि सिद्ध करो कि फलन सतत है, तो आप क्या करना कि वहाँ पर आप सिद्ध कर देना कि हमारा f(x) भी सतत है और g(x) भी सतत है, तो उनका योग भी सतत होता है, उनका घटाना भी सतत होता है, उनका जोड़ भी सतत होता है, उनका गुणा भी सतत होता है, उनका भाग भी सतत होगा। लेकिन भाग में एक कंडीशन है कि आपका जो नीचे वाला टर्म है वो 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 हो जाएगा तो अपरिभाषित संख्या आएगी। ठीक, याद रखना ये बात। अगर हमारे कोई 2 फलन सतत होते हैं, मान लो f(x) और g(x) सतत है, तो उनका जोड़ भी सतत होगा, उनका घटाना भी सतत होता है, उनका गुणा भी सतत होगा, उनका भाग भी सतत होगा। अब देखो हम लोग आ चुके हैं 6वें चैप्टर में। 6वें चैप्टर के 6.2 से शुरू करते हैं।
6.1 से क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं? क्योंकि 6.1 में आपको समझने की चीज़ है, कोई उसमें फार्मूला नहीं है। अब देखो 6.2 से जब शुरू करते हैं तो 6.2 में आपका है वर्धमान और ह्रासमान। तो आप वर्धमान ह्रासमान कैसे निकालोगे? आपको कहा जाएगा कि फलन दिया होगा, फलन दिया होगा, मान लो फलन दिया है, क्या करना है? फलन का अवकलन करना है, यानी कि उसका डैश यक्स निकाल लेना है, अवकलन निकालना है। उस अवकलन को 0 के बराबर दिखाना है। जब आप 0 के बराबर दिखाओगे तो यक्स के कुछ मान निकलेंगे। मान लो कि वो मान निकल आया x1 और x2, दो मान निकल आए। और जब आपके दो मान निकल आवे तो क्या करना है? आपको उसको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। मान लो x1 का मान आपको कुछ यहाँ पर मिला, x2 का मान कुछ यहाँ पर मिला। इधर माइनस का इन्फिनाइट होगा, इधर प्लस का इन्फिनाइट होगा। और आप क्या करना, इनके बीच की संख्या कुछ रखना, इनके बीच की संख्या। जैसे मान लो ये माइनस का इन्फिनाइट है, यहाँ पर अगर मान लो 0 आ जाए, 0, ठीक। मान लो कि x1 का मान 0 आ गया, तो क्या करना, 0 के पीछे क्या आता? -1। तो -1 का मान आपको f डैश x में रखना है। याद रखना, इसमें मत रख देना, f डैश x में रखना है। जिसका अवकलन निकाला, जो अवकलन निकालना है उसमें आपको इसका मान -1 रखना है, जो इसके बीच में आवे। और अगर मान रखने पर आपका उत्तर 0 से बड़ा आता है, मान रखने पर आपका उत्तर अगर 0 से बड़ा आता है तो फलन वर्धमान होगा। अगर मान रखने पर आपका उत्तर, इसमें मान रखने पर f डैश x में अगर इनके बीच का कोई भी मान रखने पर, इनके बीच का कोई भी मान रखने पर, इनके बीच का कोई भी मान रखने पर अगर फलन का मान f डैश x का मान 0 से छोटा आता है तो फलन हमारा ह्रासमान होगा, ये याद रखना। और आपको क्या करना है? तीनों पॉइंट पर चेक करना है, इनके इनके बीच में भी, इनके बीच में भी और इनके बीच में भी। आपको लिखना कैसे है कि माइनस का इन्फिनाइट से x1 पर क्या है फलन, आपको यहाँ पर लिख देना वर्धमान है या ह्रासमान है। अगर f डैश x का मान इनके बीच में कुछ भी मान रखने पर अगर 0 से बड़ा आ रहा है तो यहाँ पर वर्धमान लिख देना, 0 छोटा आ रहा है तो ह्रासमान लिख देना। उसी प्रकार x1 और x2 पर देखना, x1 से x2 पर यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट याद रखना, इसमें हमेशा छोटा बनता है। यहाँ पर मान लो ये लगा दो, यहाँ पर ये लगा दो, ये सब याद रखना, ठीक। अब यहाँ पर मान लो, यहाँ पर भी चेक करना कि वर्धमान है या ह्रासमान है। आपको बता चुके हैं कि अगर 0 से बड़ा है तो वर्धमान, 0 से छोटा है तो ह्रासमान होगा। इसके बाद में 6.3 में आ जाओ तो 6.3 में केवल आपके 3 सूत्र हैं। क्या? सबसे पहले dy/dx को क्या कहते हैं आपको पता होना चाहिए, ढाल कहते हैं, प्रवणता कहते हैं। और ये किसके बराबर होता है? tan थीटा के बराबर होता है। थीटा क्या है? कोण। कौन सा कोण? तो जो आपका प्लस x अक्ष के साथ बनाती है कोई रेखा, मान लो ये रेखा जा रही है तो आपका ये कोण नहीं होगा बल्कि ये कोण होगा, ये थीटा होगा। जो प्लस x अक्ष है, ये प्लस x अक्ष है, ये माइनस वाली x अक्ष है। प्लस x अक्ष के साथ जो कोण ये रेखा बनाएगी, ऐसे करके जो रेखा कोण बनाएगी, मान लो ये रेखा जो है ऐसे करके ऐसे कोण बना रही है तो वही कोण थीटा होगा, तो वही ढाल के बराबर होगा, उसी को प्रवणता कहेंगे। अगर कोई दो रेखाएं आपस में लंबवत हैं अगर, तो उनकी ढाल का जो गुणनफल होगा वो -1 के बराबर होता है। अब इस सूत्र से आप किसी भी का स्पर्श रेखा का समीकरण, अभिलंब का समीकरण इससे निकाल सकते हो। y - y1 = mx - x1 से निकाल सकते हो। और यहाँ पर y की जगह आपको कुछ नहीं रखना है, x की जगह कुछ नहीं रखना है, m की जगह ढाल रखना है, जो ढाल निकले, प्रवणता निकले वो रखना है। और x1 और y1 की जगह आपको पॉइंट के मान रखने हैं, तो आपका समीकरण निकल आएगा। इसके बाद में 6.3 भी हमारी कंप्लीट हो गई। 6.4 में क्या है? सन्निकट मान निकालना होता है इसमें। तो आपको क्या करना है कि डेल्टा y का मान निकालना है। डेल्टा y का मान कैसे निकालोगे? जो दिया हो फलन उसका dy/dx निकालना। यानी कि मान लो आपको y बराबर कुछ फलन दिया होगा, मान लो वो x दिया है, तो क्या करना है? उसका अवकलन निकालना है, उसको मान लेना है। मान लो y बराबर आपको दे दिया है रूट के अंदर 36.5, इसका मान निकालना 36.5 का, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि y बराबर आपको मान लेना है रूट का x, ठीक। अब इसका आप अवकलन निकालना, dy/dx निकालना। dy/dx इसकी जगह आपको x मान लेना है। x बराबर क्या मानोगे? x बराबर यहाँ से 36 मान लेना,
क्यों? क्योंकि 36 जो होता है वो किसी का वर्ग बन जाएगा, 6 का वर्ग बन जाएगा। और इसके बाद में क्या करना है, देखो y बराबर आपका 36.5 लिखा है। 36.5 को कैसे लिखते हैं? 36 + 0.5, इसको मान लेना x के बराबर, तो x मान लिया, x बराबर 36। इसके बाद में इसको मान लेना डेल्टा x के बराबर, डेल्टा x बराबर 0.5 आ जाएगा। डेल्टा x की जगह रखना 0.5। dy/dx निकालना, dy/dx कैसे? y बराबर आपको x मान लेना है, जो मान दिया हो उसकी जगह आपको x रखना है और उसका अवकलन निकाल के यहाँ रखना, डेल्टा x का मान रखना, और इसके बाद में आपको डेल्टा y का मान मिल जाएगा। डेल्टा y का मान मिल गया। अब इसके बाद में y तो आपके पास पहले था, y क्या था? y बराबर ये y प्लस डेल्टा y का मान है, ठीक। यहाँ पर y बराबर क्या है? y बराबर √36। तो यहाँ पर जो हमने माना है उस हिसाब से, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, तो यहाँ पर रखना 6 और प्लस जो डेल्टा y का मान है वो यहाँ रखना, बराबर उत्तर निकल आएगा। तो इस प्रकार से आप इस एक्सरसाइज को हल कर सकते हो। केवल इसमें 2 चीज़ें महत्वपूर्ण है, ये निकालना। इसमें आपको पता होना चाहिए कि dy/dx कैसे निकाला जाता है, डेल्टा x किसको मानते हैं, डेल्टा y किसको मानते हैं, और y क्या होता है, डेल्टा y क्या होता है। अगर आपको ये पता है तो 6.4 एकदम ख़त्म, कुछ नहीं है 6.4 में, केवल 2 हैं। इसके बाद में 6.5 पर आए तो 6.5 भी एकदम 6.2 की तरह मिलती जुलती कुछ है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। अब देखो यहाँ पर कोई आपको फलन देगा, उस फलन का आपको अवकलन निकालना है। उस अवकलन निकालने के बाद उसको 0 के बराबर दिखाना, उसके कुछ मान निकलेंगे, ठीक है। जब मान निकल आवे तो फिर जो f' निकाला है उसका दोबारा अवकलन करना। दोबारा अवकलन करने के बाद में x1 और x2 के मान दोबारा अवकलन वाले में रख देना। मान लो रखने पर इसका मान आ गया f"x1 और f"x2। अगर मान रखने पर x1 और x2 का मान इसमें, जैसे मान लो आपने जैसे आपने x1 और x2 का मान इसमें रखा, अगर उसका मान रखने पर अगर आपको 0 के बराबर, 0 से बड़ा प्राप्त हो, 0 से बड़ा इसका मान प्राप्त हो, तो आप क्या करोगे? बड़ा प्राप्त हो तो निम्निष्ठ, उल्टा चल रहा है, बड़ा प्राप्त हो तो निम्निष्ठ, और इसके बाद में छोटा प्राप्त हो तो उच्चतम का बिंदु मिलेगा। अगर बड़ा प्राप्त हो तो निम्नतम का बिंदु मिलेगा। अगर 0 से छोटा प्राप्त हो तो उच्चतम का बिंदु प्राप्त होगा। और एक बात याद रखना, इसमें अंतर क्या है कि इसमें आप जब मान निकाल लेते हो, इसमें संख्या रेखा पर दिखाते हो, और दिखाने के बाद में आप चेक करते हो, इसमें रखते हो, इसमें रख करके चेक करते हो f' में। और यहाँ पर क्या होता है, जो मान निकलता है उसका मान f" में रख के चेक करते हो। वहाँ f' में, यहाँ f" में रख के चेक करते हो। वहाँ पर अगर 0 से बड़ा होता था तो वर्धमान होता था, यहाँ पर लेकिन अगर 0 से बड़ा है तो निम्नतम का है। वहाँ पर 0 से छोटा होता था तो हमारा ह्रासमान होता था, और यहाँ पर अगर 0 से छोटा है तो उच्चतम का बिंदु होगा। इसके बाद में जब आप हल करोगे तो इस प्रकार से आपको पता चल जाएगा कि वो उच्चतम का बिंदु है या निम्नतम का। अगर मान लो कि आप f" रखने पर आपका मान 0 आ जाए, तब आपका द्वितीय अवकलज परीक्षण जो हो जाता है वो फेल हो जाता है। मतलब आप उसके उपयोग से ये नहीं निकाल सकते हो कि ये उच्चतम का बिंदु है या ये निम्नतम का बिंदु है। जब आप 0 के बराबर आ जाए तो आपको वही वाली ट्रिक अपनानी है जो आप पहले अपनाते थे। इसमें क्या करते थे, संख्या रेखा बनाया, x1 x2 किया। इसके बाद में क्या करना है, इधर की वैल्यू पुट करना है, x1 से छोटी वैल्यू, x1 से बड़ी वैल्यू। x1 से बड़ी मान लो छोटी वैल्यू रखने पर आपका प्लस का चिन्ह आ जाता है, मतलब मान प्लस में आ जाता है। इसके बाद में मान लो कि x1 से बड़ा रखने पर आपका मान माइनस में आ जाता है, ठीक। पहले प्लस में, इधर वाला माइनस में। तो प्लस का मतलब क्या होता है, ऊपर जाना, और माइनस का मतलब क्या होता है, नीचे आना। तो ये पॉइंट जो मिलेगा ये आपको उच्चतम का बिंदु मिलेगा, ठीक है। जब प्लस और माइनस हो तो आपको उच्चतम का बिंदु मिलेगा, ये आप याद रखना, ठीक। इसके बाद में अगर मान लो यहाँ पर पहले रखते तो यहाँ इधर माइनस आ जाता और इधर प्लस आ जाता। x1 के इधर रखने पर माइनस आ जाता और इधर रखने पर प्लस आ जाता। तो माइनस का मतलब नीचे जाओ, और प्लस आया इधर तो प्लस का मतलब ऊपर जाओ। तो ये जो पॉइंट मिलता था ये निम्नतम का मिलता था, ये उच्चतम का। कब? जब प्लस और माइनस हो तब उच्चतम का। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो कि ये उच्चतम पहाड़ है और ये
निम्नतम पहाड़ है, देखो नीचे की तरफ आ रहा है, तो निम्नतम कब होगा? जब माइनस और प्लस हो, माइनस और प्लस हो। इसके बाद में अगर आपका दोनों तरफ प्लस आ जाए, मान लो मान रखा, मान के इधर रखा और मान के इधर रखा, तो अगर दोनों तरफ प्लस आ जाए या दोनों तरफ माइनस आ जाए, तो आपका ना तो वो उच्चतम का बिंदु होगा, ना वो निम्नतम का बिंदु होगा। यानी कि उसमें ना उच्चतम बिंदु है ना निम्नतम बिंदु है, ना प्लस प्लस तो उच्चतम का भी नहीं है, माइनस माइनस तो कुछ नहीं है उसमें। माइनस प्लस है तो निम्नतम का, और प्लस और माइनस है तो उच्चतम का बिंदु होगा। तो आपकी हमारी 1 एक्सरसाइज से लेकर के हमारी 6 एक्सरसाइज तक पूरी कंप्लीट हो गई है। तो अगले वीडियो में हम लोग 7 चैप्टर से लेकर के पूरे 13 चैप्टर तक ख़त्म कर देंगे और आपकी पूरी गणित ख़त्म हो जाएगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।